जय हिंद। मेहनत इतना दबा के करिए कि सफलता शोर मचा दे। मेहनत खामोशी से काहे करेंगे भाई, पूरा एकदम दिल जान लगा के मेहनत करेंगे, पूरा खामोशी से नहीं, एकदम दबा के मेहनत करना है ना। इसके पहले वाले वीडियो यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 हड़प्पा सभ्यता जो है कि ईंट मनके तथा अस्थियाँ, इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोग कर चुके हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोग कर चुके हैं। यह जो वीडियो है इसका पार्ट 3 है। अगर बाबू आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो पहले उसको देख कर आ जाइएगा लो, तो ये जो पार्ट 3 है बहुत बढ़िया से समझ में आएगा आप लोगों को। आई बटन पे या फिर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। इसके पिछले वाले क्लास तक ले हम लोगों ने कहाँ तक ले इसके की पॉइंट जो बताए थे आप लोगों को बाबू, पार्ट 7 तक जो हमारा की पॉइंट था, इस 7वां इसके चरण तक ले हम लोग कर लिए थे, यानी कि 7 गो टॉपिक हम लोग कवर कर लिए थे। आज के क्लास में हम इस जो हमारा ये जो चैप्टर इसको पूरा हम लोग ख़त्म कर देंगे। 8वां जो हमारा की पॉइंट है प्राचीन सत्ता, यानी कि हम लोगों को देखने को मिल क्या रहा है जिस सभी जगह का जो ईंट मिला है इतना एकदम बेहतरीन ढंग से बनाया गया। चारों बगल के ईंटे का अनुपात एक जैसे था। नगर को इतना नियोजित ढंग से बनाया गया था, नालियाँ गलियाँ रोड सड़क हर चीज़। उसके बाद देखे कि अन्नागार इतना विशाल अन्नागार था जिसमें लगता है कि सब कोई का अनाज रखा जाता होगा। फिर उसके बाद देखे हम लोग तो जो अथी बना था, जलाशय बना था, स्नान घर, वो उतना सुव्यवस्थित ढंग से बनाया गया था। उनमें बनाए में कितना पैसा के खर्चा लगा होगा। तो ये कोनो मामूली आदमी, पर्सनली आदमी तो उतना बड़का स्नान घर का यूज़ नहीं कर सकता था। तो अब हम लोगों को क्या देखना है, 8वां नंबर हमारा जो टॉपिक रहेगा इसमें कि प्राचीन सत्ता, यानी कि ये सब काम करने के लिए कोनो सत्ता होता है या फिर कोनो राजा रानी कुछ तो था लो कि ना। तो इसके बारे में अब हम लोग देखते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं एक रूपता, यानी कि जैसे हम लोगों को हड़प्पा सभ्यता से मिले सभी ईंटों में, सभी मनकों और सभी मृद भांड में या फिर नियोजित शहर जितने भी थे सब में हम लोगों को एक रूपता मिला है, जिस आधार पर हम लोग बोल सकते हैं कि भैया कोनो न कोनो प्राचीन सत्ता जरूर होगी। तो अब देखिए मोहनजोदड़ो में हम लोगों को क्या मिला है, एगो विशाल भवन मिला है, बहुत बड़का भवन मिला है जो कि राजा के घर जैसे, राजमहल के जैसे देखने में तनी मनी लगता है। तो उसको कौन सी उपाधि दे दी गई, प्रसाद की उपाधि। प्रसाद की उपाधि बोले तो यानी कि राजा का महल उसको डायरेक्टली कहा जाता है। उसके बाद हम लोग देखें तब पत्थर की एगो मूर्ति मिला हुआ है, पत्थर की एगो मूर्ति मिला हुआ है जिसको हम लोग क्या बोल दिए, पुरोहित राजा बोल दिए, है ना। पत्थर की एगो मूर्ति मिला हुआ है जिसको हम लोग पुरोहित राजा बोल दिए। उसके बाद देखा जाए तो इस बात को लेकर के कि राजा था कि ना था, लोकतंत्र था या फिर तानाशाह था, सैनिक शासन, कैसन का शासन था, तो इस बारे में सभी जितना अभी तक ले इतिहासकार हैं सब लोगों में मतभेद है। कोई बोलता है कि सब कोई यहाँ पे कोनो राजा हो जाना था, जनता ही शासक थी। उसके बाद कोई कहता है जे ना भैया ऐसे कैसे हो सकता है। कोई बोलता है कि मोहनजोदड़ो का अलग राजा था, हड़प्पा का अलग राजा था, लोथल का अलग राजा था। यानी कि कुछ लोग क्या बोलते हैं, कुछ इतिहासकार, कि अनेक राजा थे। कुछ बोलते थे जनाब भैया इतना काम सब एक जैसन बाटे तो एगो राजा थे। समझ में आ रहा है। तो इसके बारे में अभी सभी जितने भी इतिहासकार हैं उन लोगों में काफ़ी मतभेद है। लेकिन हम लोगों को देखने को, हम लोगों को अपन को कहा भैया साक्ष्य एकदम प्रूफ है, उसको क्या करना है, हम लोगों को स्रोत रखना है, उसके बारे में एकदम इजील देना है। तब मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है एगो भवन जानो को हम लोग क्या कहते हैं, प्रसाद को उपाधि दिया गया। हो सकता है कि राजा का घर होगा। ये हिस्ट्री में देखिएगा तो हर एक चीज़ में तो कन्फर्म उतना नहीं लिखा गया रहता है, लेकिन हम लोगों से डायरेक्ट कन्फर्म पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो वैसे ही जैसे क्वेश्चन रहेगा वैसे हम लोग बताएंगे। तो उसके बाद देखा जाए तो पत्थर का क्या मिला है, मूर्ति मिला है जिसको पुरोहित राजा का दर्जा दे दिया गया है। तो अब हम लोग देखते हैं 9वां नंबर हमारा की पॉइंट। 9वां नंबर की पॉइंट कौन सी है, सभ्यता का अंत। यानी कि इतना बढ़िया सभ्यता था तो इसका अंत कैसे हो गया। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं। तो पहला जो हमारा की पॉइंट है 1800 ईसा पूर्व तक ले चेलिस्तान का जो हमारा उधर का क्षेत्र था उसको त्याग दिया गया था। साथ ही साथ गुजरात, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नई बस्तियों में आबादी बढ़ने लगी थी। इसको थोड़ा सा मैप पे हम लोग देखते हैं ना। तो देखिए ये वाला जो एरिया है इसको चेलिस्तान बोला गया है ना। ये वाला जो एरिया है इसको चेलिस्तान बोला गया। इसके और भी इस साइड का है ना, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। यानी कि ये वाला जो एरिया है इस साइड का जो हड़प्पा सभ्यता था इसको त्याग दिया गया था। अब इन एक और जो भी आदमी थे वो आदमी लोगों के मतलब उतना आदमी इधर नहीं था, यानी कि इसको त्याग देने का हम लोगों को साक्ष्य मिलता है। साथ ही साथ देखा जाए तो हम लोगों को क्या मिलता है, यानी कि और हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश इस साइड की जो आबादी थी वो बढ़ रही थी। जिस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि ना भैया इधर तो क्या हो रहा है,
जनसंख्या घट रहा है और इधर जनसंख्या बढ़ रहा है। दूसरा अगर हम लोग यहाँ पे की पॉइंट देखें तो दूसरा हमारा ये होगा कि जितना भी मोहर हुआ था ना, जितना भी हमारा मोहर था, देखिए मुहर है ना, भौतिक संस्कृति में बदलाव। इससे क्या हो रहा था, भौतिक संस्कृति में बदलाव आ रहा था। भौतिक सांस्कृतिक बोले तो जैसे बाट था, मोहर था, मन के का मिलना यानी कि बनना है ना। जौन भी हमारा बाट था, मोहर था, मन का था, इस सब का उत्पादन यानी कि इस सब का बनना क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। ये सब उतने जैसे पहले बन रहे थे उतने की मात्रा में अब नहीं बन रहे थे। कब, 1800 ईस्वी के बाद, यानी कि यहाँ पे आप लोग देखिएगा, यहाँ पे जैसे अब हम लोग देखेंगे तो 1800 तक, यानी कि 1800 से पहले तक ही है ना, ये सब हम लोगों को बदलाव देखने को मिला। देखिए पहला तो ये बात हो जाएगा कि सभ्यता का अंत आप कैसे देख के बता रहे हो, तो पहले हम यहाँ पे प्रूफ रखेंगे जी भैया ये काम हुआ था। फिर पूछेगा कारण, जी क्या कारण था, तो कारण यहाँ पे स्पेशल हम लोग देखेंगे ना। तो पहले हम लोग क्या देखें कि जो भी हमारा चेलिस्तान का एरिया था उसको क्या किया गया था, त्याग दिया गया था। साथ ही गुजरात, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नई बस्तियों में आबादी क्या होने लगी थी, बढ़ने लगी थी। वैसे ही क्या हो रहा था, ये सांस्कृतिक बदलाव आ रहा था। बाट, मोहर, मनकों का बनना समाप्त हो गया था। दूसरा का देखा जाए तो अभी हम आप लोग को जस्ट इसके पिछले वाले या फिर इसी वीडियो में शायद बोले कि लंबी दूरी का व्यापार होता था, ओमान, मेसोपोटामिया, इतना दूरी दूरी तक व्यापार होता था। लेकिन अब क्या हो रहा था, लंबी दूरी का व्यापार क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। फिर देखिए हम लोग कौन चीज़, जो विशाल स्नानागार बन रहा है, गोदाम बन रहा है, तो इस सब का भी यानी कि बड़े बड़े आवासों का, बड़े बड़े इमारतों का बनना समाप्त हो गया था। उसके बाद जो भी स्थापत्य कला थी उसमें ह्रास हो रहा था। फिर शहर को देखा जाए तो शहर जो थी, शहर की जो जीवन शैली थी, जैसे भी हम लोग मोहनजोदड़ो के बारे में बाबू बात की, आई थिंक पहला वीडियो में बताए थे हम लोग, है ना। तो जैसे मोहनजोदड़ो था एक नगर था, तो नगर से यानी कि शहर से कौन सी जो सभ्यता थी, ग्रामीण जीवन शैली में परिवर्तन होने लगा था इसका, है ना। तो आगे अब हम लोग देखें तो अब देखिए, है ना, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि जौन ई हमारा हड़प्पा सभ्यता था कि चेलिस्तान से ई कहाँ शिफ्ट हो रहा था, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात। फिर इसके मोहर, बाट, मन के ये सब मिलना समाप्त हो गए थे, इसका उत्पादन समाप्त हो गया था। स्थापत्य कला में ह्रास हो रहा था, बड़ी इमारतें नहीं बन रही थी। शहर से इसका ग्रामीण जीवन शैली में क्या हो रहा था, परिवर्तन हो रहा था। यह जो समय था, इस समय को क्या कहा गया, इसको कहा गया उत्तर हड़प्पा काल या फिर अनुवर्ती संस्कृतियाँ, इसको कहा गया। क्या कहा गया, अनुवर्ती संस्कृतियाँ या फिर उत्तर हड़प्पा काल इसको बोला गया, है ना। अब देख ले कि ये सब किस कारण से हो रहा था, तो इसका भी कोनो कारण आप लोग कहीं भी किताब में पढ़ लीजिए तो स्पष्ट नहीं। लेकिन अभी जो सबसे अधिक जिस पे बल दिया जाता है वो है कि बाढ़ का आना। तो देखिए अलग अलग, यानी कि अब हम लोग यहाँ पे देखें कि ये जो भी कारण हो, यानी कि ये जो भी परिवर्तन हो रहा था, जैसे जो अभी हम लोग यहाँ पे किए कि मोहर, बाटी सब का बंद हो जाना, गृह स्थापत्य में कमी आ जाना, जो भी बड़े बड़े बिल्डिंग थे उस सब का बनना कम हो गया था। तो ये काहे हो रहा था, इसके पीछे का कारण क्या है, तो अभी हम आप लोगों को बताया कि सब जितना भी मतलब अभी हमारे पुरातत्वविद हैं, इतिहासकार हैं, उन सभी लोगों का जो भी माइंड सेट है अलग अलग विचारधाराओं पे चलता है। लेकिन सबसे मतलब अभी प्रूफ है ना, जो सबसे मतलब सर्वमान्य यहाँ पे हम लोगों को कारण दिखाई देने को मिलता है, वो बोला जाता है कि नदियों में कहा जाना बाबू, अत्यधिक बाढ़ आ जाने से। अत्यधिक बाढ़ आ जाने से, क्योंकि ये सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि सिंधु नदी के आसपास में बसी हुई थी। वहाँ पे देखा जाए तो सिंधु नदी या फिर सिंधु नदी को, है ना, सिंधु नदी या फिर इसके सहायक नदियों में अत्यधिक बाढ़ आ गया था, जिसके कारण यह क्या था, सभ्यता डूब गया। तो सर्वमान्य यहाँ पे अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, नदियों में बाढ़ आना। लेकिन कई इतिहासकार हैं जो और भी इसके क्या बताते हैं, कारण बताते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पे पहले लिखा गया जलवायु परिवर्तन। कई ऐसे भी पुरातत्वविद है, इतिहासकार हैं जो कि बताते हैं कौन चीज़, जलवायु परिवर्तन के कारण ये जो सभ्यता थी इसका अंत हो गया। कई लोग बोलते हैं कि वन कटाई के कारण क्या हो गया था, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गया, जिसके कारण क्या हो गया, इस सभ्यता का अंत हो गया। तीसरा का हम लोग देख ही लिए कि अत्यधिक बाढ़, है ना। और इसके बाद देखा गया कि कई लोग बता रहे थे कि नदियों का सूख जाना। जैसे जो हमारा हड़प्पा सभ्यता थी ये सिंधु घाटी यानी कि सिंधु नदी के आसपास में ही थी। इन लोगों का भरण पोषण, खान पान, हर चीज़ सिंधु नदी से ही होता था, नदियों द्वारा ही होता था। लेकिन कई लोग कहते हैं कि नदियाँ ही सूख गई, जिसके कारण इन लोगों को क्या हो गया, सभ्यता का अंत हो गया। खाना पीना, कृषि हर चीज़ हेन तेन हो गया।
और जो एक और भी साक्ष्य जो दूसरे के रूप में हम लोगों को देखने को मिलेगा सर्वमान्य, सबसे पहले बताना है कि नदियों में बाढ़ आ गया था। दूसरा का यहाँ पे हम लोग को देखने का मिलेगा कि कई लोग ऐसे भी मत से सहमत होते हैं कि आक्रमण हुआ था। कैसा? बाहरी आक्रमण हुआ था, जैसे एगो गली मिला। अब आक्रमण आप लोग पूछिएगा कि सर आप बताइए आक्रमण को हम लोग कैसे पहचान लें, या फिर इतिहासकार है जो भी पुरातत्वविद है ना, जो भी इस सब का काम करते हैं, लेखन जोखन का जो भी इन लोगों का काम करते हैं, वो लोग कैसे पहचान लेते हैं जी आक्रमण हुआ था। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे हुआ था यूँ कि एगो गली है, कौन चीज़, एगो गली था। वो गली में क्या हुआ था, एगो आदमी था जाना के जौन मुरी था, मुरी का अब मुरी तो रहेगा ना, पूरा मुरी का कंकाल बचा रहेगा, तो मुरी जो कट के कुछ और दूर पर फेंकाया था। फिर देखा गया तो एगो हाथ कुछ दूर और कटा के फेंकाया था। समझ में आ रहा है? तो उस गली का खुदाई किया गया, तो उस गली में पता चला जे ना भाई इसका मुरी एजिया गिरा है, फिर हाथ एजिया गिरा है। तो एंग कौन एक्सीडेंट में थोड़ी ना हुआ होगा, या फिर कौन आदमी को एंग दफनाया थोड़ी ना गया होगा। जरूरी ये देखने के बाद कैसे लग रहा है जी हाँ आक्रमण एजिगा, लड़ाई झगड़ा हुआ था तो इसका हाथ कट के एजिगा फेंकाया है, धड़ एजिगा है, और माथा जो है यानी कि शरीर का खोपड़ी कुछ दूर और फेंकाया गया है। तो इसी आधार पर जौन गली में मिला था ये हम लोगों को आदमी का साक्ष्य। इस गली का नाम का धर दिया गया डेड मैन लेन गली। कौन सा गली? डेड मैन लेन गली, है ना। तो डेड मैन लेन गली कौन सी है बाबू? तो ये वो गली है जहाँ पे वो आदमी का साक्ष्य मिला था, जहाँ के हाथ गोर पूरा पुर्जा इन्होंने छिटाई था, नट बल्ट चारों बगल इन्होंने छिटाई था ना। तो इससे हम लोगों को पता लगता है कि जना भाई बाहरी आक्रमण भी हुआ था, है ना। तो ये रहे हमारे कारण, और इन कारण को स्पष्ट करने के लिए हम लोग इन सभी चीज़ों को व्याख्या कर सकते हैं ना भैया, ये सब बाटोट मोहर ये सब का बंद हो गया था ना। और इस सभ्यता को क्या कहा गया? तो उत्तर हड़प्पा सभ्यता, उत्तर हड़प्पा काल कहा गया, फिर अनुवर्ती संस्कृतियाँ इसको कहा गया। अब अगला हम लोगों को जो देखने को मिलेगा वो 10 नंबर 1 की पॉइंट हम क्या लिखवाए थे बाबू, ये हड़प्पा सभ्यता का खोज। इस जगह से कितना क्वेश्चन आता है तो अब इसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोगों को पढ़ना है कनिंघम का भ्रम। कनिंघम कौन था जी? कनिंघम का था भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के प्रथम डायरेक्टर था, यानी कि जितना ही खुदाई उदाई हो रहा है इस सब का प्रथम कौन चीज़? डायरेक्टर था। जितना खुदाई उदाई जाना सेक्टर को दिया गया है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, इसके प्रथम ही कौन चीज़ थे? तो डायरेक्टर था। ओकरा आगे हम लोग देखें तो इसका भ्रम था, इसके भ्रम के बारे में पढ़ा जाएगा। ओकरा पर देखा जाएगा एक नई प्राचीन सभ्यता, और तीसरा नंबर पर देखा जाएगा नई तकनीक के प्रश्न। तो सबसे पहले देखा जाए कि कनिंघम का भ्रम कौन चीज़ था। कनिंघम को हुआ कि खुदाई करवा रहा था, तो खुदाई करवाते वक्त एगो मोहर मिला था सिंधु घाटी सभ्यता का। तो ई का हुआ, ई वो मोहर के लेके गया। इंटरेस्टेड था यार इस सब के बारे में, मोहर को देखता, लेके सुतता उठता बैठता, मोहर को देख रहा था। मोहर के समय काल अवधि का ही पता लगाना चाहता था कि मोहर कब का है। तो ये मोहर देख करके सब उस मोहर के बारे में समय के अवधि का पता कब लगाया कि ये जो मोहर है 600 से 400 ईसा पूर्व का ही मोहर है। कितना का? 600 ईस्वी पूर्व से लेकर के 400 ईस्वी पूर्व तक के बीच का मोहर है, और पूरा एकदम पूरा चारों बगल शोर मचा दिया। ये एगो सभ्यता का खोज किए हैं। इस सभ्यता का हरिया मटकिया पतकी हतकी हेन तेन हजार को चीज़ मिल रहा है। जौन सभ्यता कब की है? तो 600 ईस्वी पूर्व से 400 ईस्वी पूर्व तक, जो कि सारा स्वर गलती था, लेके एकदम कूद रहा था पागल नियर, जो खोज कर दिए तन चुप तो रहो पागल वहीं क्या। ओकरा आगे देखा जाए ये इंटरेस्टेड था बाबू, है ना, खोजने के लिए, लेकिन माइंड सेट पता नहीं इसका कहाँ पे, ये अभी उतना सोचिए नहीं ना पा रहा था। भारत के सभ्यता के बारे में, भारत की संस्कृति के बारे में उतना पीछे तक ले सोचने की इसकी औकात कहाँ थी, है ना। तो ये सोच रहा था कौन चीज़? 600 से लेकर 400 ईसा पूर्व तक ही ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है, ये पली बड़ी हुई है ना। यानी कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है 600 ईस्वी पूर्व से लेकर के 400 ईस्वी पूर्व तक ही थी, है ना। इसी के आसपास की ये थी, जो कि सारा स्वर गलत थे कि ये 600 ईसा पूर्व की बात कर रहा है। आज जबकि हम लोग कहाँ बात कर रहे हैं? इस क्लास 12th हिस्ट्री की किताब के हिसाब से 2600 ईसा पूर्व। कहाँ पे? सीधा 600 घटाइए 2000 साल आगे का बात कर रहे थे कि 2000 साल अभी तुमको बेटा और भी पीछे जाना पड़ेगा, है ना। तो पहल का चीज़ जो इसका टाइम पीरियड ही गलत बता रहा था। उसके बाद ये टाइम पीरियड बताने के लिए, हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानने के लिए इका पढ़ना शुरू किया, चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों का वृत्तांत पढ़ना शुरू किया, है ना। क्या पढ़ना शुरू किया था बाबू? तो चीनी बौद्ध जो भी हमारे चीनी बौद्ध तीर्थयात्री भारत आए हुए थे, कब से कब तक? तो 4वीं शताब्दी से 7वीं शताब्दी तक। देख रहे हैं, 4वीं शताब्दी से 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व,
यानी कि इस समय काल का इका पढ़ना शुरू किया। चीनी या फिर तीर्थ यात्री का कौन चीज़, चीनी तीर्थ यात्रियों का वृत्तांत यानी कि उनके द्वारा लिखे गए किताब उताब पढ़ना शुरू किया। जो इस सभ्यता के बारे में हमको मिले, अरे गधा कहीं का ये थोड़ी ना मिलेगा तुमको, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता तो काफ़ी प्राचीन सभ्यता है ना। ये 600 ईस्वी पूर्व का अनुमान लगा रहा है, जबकि है कब की 2600 ईसा पूर्व की। सीधा 600 घटाओ 2000 साल पीछे तुमको जाना पड़ेगा, है ना। तो ई का किया, हड़प्पा सभ्यता के बारे में इतना जान नहीं पाया, बेचारा माथा पटक के हार गया। क्यों? क्योंकि यार तुम देखो ना, सीधा कितना 2000 साल आगे की बात कर रहे हो कि तब की तुमको 2000 साल और पीछे जाना पड़ता है ना। तो ई कनिगम का भ्रम था, भ्रम का था, इसका भ्रम था कि ये 600 ईसा पूर्व से लेकर के 400 ईसा पूर्व तक के बीच का ही जो इसका बता रहा था कि जना इतना के बीच की जो सभ्यता थी वो कि इसका भ्रम था। ठीक, कब की 2600 से लेके 1900 के बीच में, है ना। तो ये इसका भ्रम हम लोग पढ़ लिए। अब आगे हम लोग देखते हैं नई प्राचीन सभ्यता थी, नई प्राचीन सभ्यता, एक नई प्राचीन सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता का खोज इसमें हम लोगों को मेन पढ़ना है। तो देखिए 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशक में क्या किया गया, जो हमारे ये कौन थे, दयाराम साहनी, दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा में जब ये खनन कर रहे थे, उत्खनन कर रहे थे, तो इनको हड़प्पा से कौन सी मिला, मोहर मिला। तो हड़प्पा का खोज कौन किया, दयाराम साहनी, एकदम दिमाग में छप जाना चाहिए। हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी। साथ ही साथ में देखा गया कि राखल दास बनर्जी को भी एक सेम वैसा ही मोहर कहाँ से मिला, मोहनजोदड़ो से। तो राखल दास बनर्जी कहाँ के खोज किए, तो मोहनजोदड़ो के। कहाँ का, मोहनजोदड़ो के। इन्हीं दोनों खोजों के आधार पर, है ना, राखल दास बनर्जी का और दयाराम साहनी के खोजों के आधार पर सन 1924 में, है ना, सन 1924 में जॉन मार्शल, उस समय भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर कौन थे, मार्शल थे। कौन, जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के समक्ष एक सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता की, नई सभ्यता की घोषणा की जो सिंधु घाटी सभ्यता है बहुत प्राचीन सभ्यता है, एक नई सभ्यता की घोषणा की। यानी कि इसके बारे में हम लोगों को पता लग गया, जो कि ये इतना प्राचीन सभ्यता ही थी नहीं, है ना। जो कि ये जो सभ्यता थी ये आज से देखा जाए तो 2600 से लेके 1900 यानी कि इतना प्राचीन सभ्यता थी। साथ ही ये क्या थी बाबू, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है इसके समकालीन थी। किस सभ्यता की समकालीन थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता की समकालीन थी। ओकरा बाद एक और किताब के बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है, S.N. राव, द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन आर्कियोलॉजी, द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक कौन है बाबू, तो S.N. राव। कौन है, S.N. राव, है ना। S.N. राव कौन सी किताब लिखे हैं, तो द इंडियन, गड़बड़ा गया यार, देखो S.N. राव कौन सा किताब लिखे हैं, तो द स्टोरी ऑफ इंडिया आर्कियोलॉजी, है ना, द स्टोरी ऑफ इंडिया आर्कियोलॉजी। एक दो बार बोलिएगा तो याद हो जाएगा। फिर आगे हम लोग देखें कि नई तकनीके के प्रश्न, इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है कि जैसे अभी हम लोग इधर देखे, है ना, ये लोग क्या थे, मार्शल थे या फिर ये लोग जितने भी थे, ये लोग कैसे खुदाई करवा रहे थे, एकदम समतल, लाओ जेसीबी ले आके कोड़ दो। लेकिन मान के चलिए कोनो घर कोड़ना है, जेसीबी से उसको कोड़ोगे तो घर के बारे में थोड़ी ना पता चलेगा। मान के चलो जहाँ पे ऊंचे दीवार है, जहाँ पे ईटा मिल रहा है ईटा के छोड़ के माटी के हटाओ, जहाँ पे सीढ़ी मिल रहा है सीढ़ी को छोड़ के माटी को हटाओ, तब ना उस सभ्यता के बारे में पता चलेगा। लेकिन नहीं, ये सब जितना लोग थे, ये लोग कौन चीज़, ये एकदम क्षैतिज रूप से क्या कर रहे थे, इस सभ्यता का उत्खनन कर रहे थे। लेकिन नई तकनीकी के प्रश्न नहीं, इसमें हम लोगों को पढ़ना है REM बलिहर के बारे में। ये क्या थे, तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर कब बने, 1944 में बने थे। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर REM बलिहर कब बने थे, 1944 में। इन्होंने क्या किया, नई तकनीके से जो हड़प्पा सभ्यता थी इसका उत्खनन करना शुरू किया। ये टीलों के आधार पर खुदाई करवाना शुरू किया। कौन चीज़, टीलों के आधार पर, यानी कि जहाँ पे तनी सा कठोर मिल रहा है उसको छोड़ के नरम माटी को हटाओ। तो ये बहुत बढ़िया खुदाई का एक तरीका निकाला है ना। इसी को कहा गया है कौन सी, नई तकनीके के प्रश्न। उसके बाद देखा जाए तो 1980 के दशक के बाद, 1980 के दशक के बाद अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जितना भी पुरातत्वविद थे उन लोगों को भी इस सभ्यता की तरफ का बढ़ने लगा, रुझान बढ़ने लगा। वो लोग भी इंटरेस्टिंग और मस्त सभ्यता है, चलो कुछ खोज करते हैं, हम भी नाम कमाते हैं, मतलब वो लोग भी इसमें क्या लेने लगे, रुचि लेने।
तो आई होप कि अब जो हमारा ये कौन था 10वां नंबर पॉइंट था, इसको भी एकदम बहुत बढ़िया से आप लोग समझे होंगे। अब अगला जो हम लोगों का की पॉइंट है वो अतीत से जोड़कर पूरा करने की समस्या। जो भी इतिहासकार बनना चाहते हैं, है ना, जो भी पुरातत्वविद बनना चाहते हैं, यानी कि जो भी इस सब का काम करना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए एकदम बेस्ट ऑफ द बेस्ट ये जो हमारा 11 नंबर पॉइंट है ये इम्पॉर्टेंट होगा। बाकी एग्जाम के हिसाब से उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो इसको देखा जाए कि खोजों का वर्गीकरण, यानी कि जितना भी हम लोगों को चीज़ मिला हुआ है उस सब का वर्गीकरण कैसे करें। तो वर्गीकरण का आधार यहाँ पे कई आधार हो सकता है, जैसे उपयोग के आधार पर ऐसा का चीज़ जाना कि सेम यूज होगा लेकिन अलग अलग वो सबको एक तरफ रख दो। दूसरा का समानता के आधार पर, जो देखने में एक तरफ लग रहा है उस सबको एक तरफ रख दो। दूसरा का पत्थर के आधार पर, अच्छा हई पत्थर के ऐसा का है, हई पत्थर ऐसा का है, हई पत्थर है लकड़ी है, पत्थर वाला एक तरफ लकड़ी वाला एक तरफ, ऐसे भी किया जा सकता है। उसके बाद धातु के आधार पर, हई धातु का है इसको एक तरफ रख, हई अधातु का है उन्होंने एकदम दूर ले जाके फेंको, ऐसे भी रखा जा सकता है। उसके बाद देखा जाए तो अस्थि के आधार पर, उसके बाद देखा जाए तो प्रत्यक्ष साक्ष्य, है ना। जैसे मान के चलिए हम लोगों को मिल गया कपास का टुकड़ा, ओके, जैसे यहाँ पे बताया गया है कि कपास का टुकड़ा। अब कपास के टुकड़ा के बारे में बाबू हमारे तुम क्या बुद्धि लगाओगे, ये कपास के टुकड़ा का क्या यूज हो सकता होगा। अभी तो हम लोग क्या करते हैं, अभी देखेंगे कि अरे भैया कपड़ा बना के पहनते हैं, लेकिन उस समय इस कपास के टुकड़े का क्या लोग यूज करते थे। तो इसके लिए वो गरीब आदमी को कोनो कपड़ा पहन के एकदम फैशन फोटो थोड़ी ना खिंचवाया था, या फिर कपड़ा पहन के मरा होगा तो हड्डी बचल होगा कपड़ा ना। तो इसका हम लोगों को कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं मिलता है। इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग कौन सी अप्रत्यक्ष साक्ष्य के ऊपर रुझान बढ़ाते हैं, अप्रत्यक्ष साक्ष्य को देखते हैं। जैसे कपास का एगो टुकड़ा मिला हुआ है, तो इसको देखने के लिए जो भैया ये कपास का टुकड़ा है इसका यूज कौन चीज़ में किया जाता होगा, तो इसको हम लोग जो हमारी मूर्तियाँ हैं ना, तो जो भी हमारी मूर्तियाँ हैं मूर्तियों में चित्रण देखते हैं। अगर मूर्तियों को कपड़ा पहनाया गया होगा तो शायद ही कपास का यूज किस चीज़ के लिए किया जाता होगा, कपड़ा पहनने के लिए यूज किया जाता होगा। तो इसको आप लोग देख लिए। अब देखते हैं हम लोग व्याख्या की समस्या। अगर मान के चलिए व्याख्या की समस्या, मान के चलिए अभी हम आप लोग को बताए थे, जो अगर कोई व्यक्ति है उसका हाथ कहीं और है, मुड़ी कहीं और है, देह कहीं और है, तो आप लोग देख के क्या व्याख्या कर सकते हैं। आप अपने स्तर पे उसको सोच सकते हैं। हो भी सकता होगा कि वो बात सही है, ऐसा भी हो सकता है कि आप जो सोच रहे हैं उसके विपरीत हो, है ना। तो इसके बारे में अब हम लोग बात करते हैं। तो एक औरत मिली है, औरत क्या है जी, आभूषण से लदी हुई एक औरत मिली है। औरत यानी कि एगो नारी मिली हुई है। क्या मिली हुई है? नारी मिली हुई है, क्योंकि पूरा कपड़ा लता आभूषण पहन के एकदम बन ठन के खड़ी है। तो इसके बारे में व्याख्या क्या किया गया है कि इसको मातृ देवी का दर्जा दिया गया है। यह जो स्त्री है इनको किस चीज़ का दर्जा दिया गया बाबू? मातृ देवी की, कि यह उस समय की क्या थी? देवी थी, है ना। उसके बाद हम लोग देखें तो एक पुरुष की मूर्ति मिली हुई है, जरा के वो आप लोगों को जौन बताए थे, एगो पुरुष का मूर्ति मिला है जिसको कौन चीज़ का दर्जा दे दिया गया है? एगो पुरोहित राजा का। लेकिन फिर यहाँ पे वही बात रह गई, जे इसको पुरोहित राजा का दर्जा क्यों दे दिया गया, है ना। सो ये व्याख्या की जो हमारी समस्या है, व्याख्या की समस्या रहता है। उसके आगे देखें तो मुहरों पर एगो अनूठा जानवर का निशान है, एक सिंगी जानवर जिसको बोलते हैं ना। कौन से? एक सिंगी जानवर का निशान है। अभी एक सिंगी जानवर कौन सा था? गेंडा था। लेकिन गेंडा देख के कैसे बता सकते हो? सिंह था, गेंडा के जैसे शरीर था, गधा के जैसे, तो गेंडा तो बोल नहीं सकते हो आप लोग, है ना। तो व्याख्या की जो हमारी समस्या है यहाँ पे थोड़ा बहुत होता है। ओकरा आगे देखा जाए तो मुहर जो मिला हुआ है हड़प्पा सभ्यता का, मुहर पर क्या हुआ है, जैसे ये हमारा मुहर हो गया, मुहर पर एगो व्यक्ति को कैसे दिखाया गया है बाबू? योग के रूप में दिखाया गया है। कैसा? योग के रूप में एगो व्यक्ति को दिखाया गया है, जिसके चारों बगल कौन चीज़ है? वो व्यक्ति कौन चीज़ से घिरा हुआ है? जानवर से, सांप, गोजर, बिच्छी, ओकरा बाद भालू तलू, हजार गो मतलब यही जानवर से घिरा हुआ है। अब इसके बारे में आप व्याख्या क्या कर सकते हो? जो आदमी साहसी था, बलवान था, बजरंगबली का दूध था? नहीं। इसके बारे में मतलब इतना पर देख के आप लोग अनुमान का लगा सकते हो, व्याख्या क्या कर सकते हो कि सांप, गोजर, ये सब डिपार्टमेंट किसका है बताइए तो ये सब डिपार्टमेंट किस चीज़ का है? शिव जी का है। तो इसका देख करके किस चीज़ को दर्जा दे दिया गया कि यह जो व्यक्ति था मुहर पर जौन योग की निंद्रा में आराम से बैठल था, जिसके चारों बगल सांप, गोजर, बिच्छी, हेन तेन था, इसको क्या कह दिया गया कि ये इसको अर्ध शिव का दर्जा दे दिया गया। किस चीज़ का बाबू? अर्ध शिव का दर्जा दे दिया गया। अब इसको प्रमाणित करने के लिए क्या किया जाता है? सबसे पुराना यानी कि प्राचीनतम अगर हम लोग वेद कोनो खोले तो वो है हमारा ऋग्वेद, है ना।
कौन चीज़? ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में देखें हम लोग, तो ऋग्वेद में शिव के लिए, जिसको अभी हम लोग वर्तमान में शिव भगवान शंकर भगवान कहते हैं, तो शिव जी के लिए कौन चीज़? रुद्र शब्द का यूज किया गया। किस चीज़ का बाबू? थी रुद्र शब्द का यूज किया गया। कौन से शब्द? रुद्र शब्द का यूज किया गया है ऋग्वेद में, है ना। लेकिन इनको जानवरों से घिरा हुआ नहीं दिखाया गया है। बात आके एजगा अटक गया कि क्या अब रियल में अगर हमको व्याख्या करना है तो डिपार्टमेंट के आधार पर कर देंगे। जैसे अभी हम बोले जैसे सब डिपार्टमेंट किससे है, सबको हाथ उठा लिया कि जना सर किस चीज़ का है, शंकर जी का डिपार्टमेंट है। लेकिन हवा में बात करने से यार बात नहीं होगा। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम जो हमारा वेद है उसको हम लोग खोलते हैं, तो उनमें रुद्र शब्द का यूज शंकर भगवान के लिए किया गया है। लेकिन उनको जानवरों से घिरा हुआ, यानी कि जो डिपार्टमेंट अभी बता रहे थे, ये सब जानवरों से घिरा हुआ योग के रूप में नहीं दर्शाया गया है। तो आई होप कि आप सभी को ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर खूब बढ़िया से समझ में आया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा मैप के बारे में देख लेते हैं, यानी कि कौन सा जगह कहाँ पे था। जैसे ऐसे दे देता है क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में उन जगहों को चिन्हित कीजिए, मैप में उन जगहों को चिन्हित कीजिए जहाँ से कृषि के साक्ष्य मिले हुए हैं। अब खोजत रहिए मैप में। तो आप लोगों को तो पता है कि चनहुद्रो, लोथल, ये सब कालीबंगा, हजार गो चीज़ सब पता है, लेकिन मैप में कहाँ है, मैप से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आता है, जस्ट अभी आप लोगों को बता दिए। तो इसके लिए आप लोगों को कौन चीज़, जितना भी, जैसे देखिए क्लास 12th में जितना भी आप लोगों को देखिएगा, भारत का मैप पूरा बढ़िया से बनाना आना चाहिए, है ना। भारत के खाली मैप पे आप लोग अगर फोकस करिएगा तो बाकी और सब हेन तेन घिंचा जाएगा। जैसे जगह हम पाकिस्तान के कहाँ बनाए, इस जगह से कर देंगे, हो गया पाकिस्तान कुत्ता नियर, है ना। सो करना का चीज़ है कि आप लोगों को भारत के जो भी मैप है इसको आप लोगों को पूरा फोकस देके पूरा बढ़िया से बनाना है। तो देखिए सबसे पहले ऊपर हम लोगों को देखना है मांदा, ऊपर मांदा, देखिए ऊपर मांदा। अब इसके नीचे तनी से आएंगे तो हड़प्पा, इसके नीचे हड़प्पा, रावी नदी के किनारे। एक नीचे आएंगे हम लोगों को तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे? मोहनजोदड़ो, इसके नीचे मोहनजोदड़ो। उसके नीचे आएंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा? बालाकोट। क्या मिल जाएगा? बालाकोट। क्या मिलेगा बाबू? बालाकोट। और ओकरा नीचे तनी से आएंगे तो सुरकोट दा, कौन चीज़? सुतका गेंडोर। क्या मिल जाएगा यहाँ पे? सुतका गेंडोर। क्या मिलेगा हम लोगों को? सुतका गेंडोर मिल जाएगा। ओकरा बाद अब तो भारत में देख लिया जाए तो भारत में सब नहीं, जौन जौन इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे कौन चीज़ है? हरियाणा में हम लोग को मिल जाएगा बनवाली। ओकरा बाद मिल जाएगा यहाँ पे कालीबंगा। कहाँ पे मिलेगा बाबू? यहाँ पे हमारा कालीबंगा हो गया। उसके आगे हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारा मिल जाएगा धौलावीरा। गुजरात में कहाँ मिल जाएगा बाबू? धौलावीरा। ओकरा आगे हम लोग देखें तो यहाँ पे मिलेगा हमारा लोथल। कहाँ पे है? लोथल। लोथल कैसन का शहर है बाबू? तो बंदरगाह वाला शहर है ना। लोथल में क्या मिला हुआ है? तो यहाँ पे हम लोगों को मोहर मिला हुआ है, कौन चीज़ का? विदेश का, है ना। आगे देखें यहाँ पे तो रंगपुर। रंगपुर कहाँ पे? लोथल के जस्ट इस साइड यहाँ पे रंगपुर है। ओकरा बाद यहाँ पे आए तो हम लोगों को क्या मिलेगा? नागेश्वर। अब आप लोग कहिएगा कि सर एकदम सेम टू सेम D2H हम लोग कैसे उतारें? तनी मनी नहीं उन्हें हम लोग का हो जाता है। अरे यार हो जाने दो, उतना पर से कोनो प्रॉब्लम ना है। मैप में इंची टेप लेके कोई नापेगा थोड़ी ना। एगो मतलब लोकेशन आप लोग देख के बता सकते हो। जैसे ये लोकेशन कहाँ पे लग रहा है? तनी मनी जहाँ जो हरियाणा का है, ये ऊपर देखने के बाद जम्मू कश्मीर का लग रहा है, बस इतना काफ़ी है। अब इंची टेप लेके कोई थोड़ी ना नापेगा मैप में, है ना। सो आई होप कि आप लोगों का जो ये हमारा पहला चैप्टर था जिसका नाम था हड़प्पा सभ्यता, ईंट मनके तथा अस्थियाँ, इसको आप सभी ने बहुत बढ़िया से समझा होगा, याद किया होगा, है ना। अब इसका अगला वीडियो एक ना तो दो आएगा ना। दो वीडियो अब इसलिए बोल रहे हैं बाबू क्योंकि एगो में हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे। ऑब्जेक्टिव आई थिंक 50-70 के आसपास में होगा, है ना। और वो ऑब्जेक्टिव यार, ऑब्जेक्टिव में हमको तो मन ही नहीं करना कराने का, क्योंकि जितना आप लोग को अभी तक पढ़ा है वो सब ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब है, मतलब इतना दूर में आप लोग अगर देखिएगा क्वेश्चन तो उसको चुटकी बजा के आप लोग बता सकते हैं, है ना। तो इसका जो अगला वीडियो आएगा वो अभी ऑब्जेक्टिव वाला आएगा और उसके बाद वाला आएगा सब्जेक्टिव वाला। ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कैसे रहेगा? अभी तक बिहार बोर्ड का जितना मॉडल पेपर में क्वेश्चन आया वो सब रहेगा। फिर ऑफिशियल मॉडल पेपर बोल रहे हैं, ऐसे ये 1000 गो मार्केट में घूमता है, इस सब का बात नहीं कर रहे हैं। ओकरा बाद कौन चीज? बिहार बोर्ड जो भी क्वेश्चन बैंक है ना 2009 से लेकर के 23 तक का, उसमें जितना क्वेश्चन पूछा गया उस सब को भी हम लोग देखेंगे। अब प्लस में जो टेक्स्ट बुक में दिया गया है जो जरूरी है उसको भी हम लोग देख लेंगे, है ना। तो मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।